वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने इसमें कल आपको जो है कुषाण वंश करवाया था, ठीक है, और कुषाण वंश को मैंने विस्तार पूर्वक समझाया था, ठीक है। और आज मैं गुप्त साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक डिटेल से पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है, कि गुप्त साम्राज्य में कितने राजा हुए, कौन कौन से राजा हुए, ठीक है, और उन्होंने क्या क्या काम करे, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, गुप्त साम्राज्य का विस्तार तीसरी शताब्दी के अंत में कौशाम्बी में हुआ, ठीक है। कहाँ पर हुआ? कौशाम्बी में, ठीक है। अब गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर बार आपसे पूछा जाएगा कि ये क्वेश्चन तो वैसे पूछा जाता है, ठीक है। गुप्त वंश संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। कौन हुआ? घटोत्कच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। अब देखिए यहाँ से जो गुप्त वंश का प्रथम महान पहला जो शासक हुआ, महान शासक, वो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम से ही अब इस गुप्त वंश की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कब गद्दी पर बैठा? तो 320 ईस्वी में गद्दी पर, ध्यान रखना, ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, ठीक है। गद्दी पर बैठा, उसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर लिया, ठीक है। और विवाह करने के बाद उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि गुप्त वंश में जो है किसने सबसे पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। ध्यान रखना, कौन थे वो? चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने विवाह के बाद अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली थी, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि 320 ईस्वी में जो चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा था, ठीक है, और 335 यानी 15 साल बाद ही समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठ गया, ठीक है, जो इनका वो पुत्र था समुद्रगुप्त, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के 9 शासक और दक्षिणाव्रत के 12 शासकों को पराजित किया, और इस कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ये जो है आप जो है एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएगा कि भारत का जो नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, ठीक है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन, ठीक है। वह विष्णु का उपासक था। किसका उपासक था? विष्णु का। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण किसने की थी? एक्चुअली में समुद्रगुप्त ने 2 उपाधि धारण की थी। एक तो एक अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी, है ना, और दूसरी उपाधि धारण की थी उन्होंने, आपको दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट, ये रहा विक्रमांक की, ठीक है, ये रहा। तो समुद्रगुप्त ने 2 उपाधि धारण की थी, एक अश्वमेधकर्ता की और एक विक्रमांक की उपाधि धारण की थी, ठीक है। ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप थोड़ा सा, ठीक है। जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ठीक है, क्योंकि बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को जो समुद्रगुप्त सिक्के प्राप्त हुए, चांदी के सिक्के, ठीक है, चांदी के सिक्के प्राप्त हुए, जिसमें जो समुद्रगुप्त का चित्र दर्शाया गया है, उसमें बताया गया है कि समुद्रगुप्त उसमें वीणा बजाते हुए उनके चित्र जो है दर्शाया गया, ठीक है। ध्यान रखना, चांदी का सिक्का है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मंदिर निर्माण परंपरा जो है गुप्त काल में प्रारंभ हुआ था। इससे पहले जो है मंदिर के निर्माण की परंपरा प्रारंभ नहीं हुई थी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब गुप्त काल आया तो धीरे धीरे मंदिरों का निर्माण की परंपरा स्टार्ट हो गई, और किसने करवाई? सबसे ज़्यादा महत्व किसका था? तो ब्राह्मणों का था, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। किसने की थी? विष्णु शर्मा ने, ठीक है। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपने जो है कार्टून भी देखा होगा, जो अपने यूट्यूब पे भी बहुत सारे कार्टून आते हैं पंचतंत्र से, ठीक है। बच्चों की कहानियाँ इसमें बताए जाते हैं, ठीक है। वही वाले पंचतंत्र है, ठीक है। अब जो पंचतंत्र की रचना किसने की है? विष्णु शर्मा ने। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ज़्यादा फेमस भी ये जो है किताब है, ठीक है। ध्यान रखना, तो पंचतंत्र की रचना किसने की है? तो विष्णु शर्मा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कामसूत्र की रचना वात्स्यन ने की थी। किसने की थी? वात्स्यन ने, ठीक है। उसी के एक काल के हैं, गुप्त काल के, इसलिए मैंने आपको कवर करवाया है, ठीक है। ध्यान रखना, कामसूत्र की रचना किसने की है? वात्स्यन ने की है, ठीक है। और अमरकोश की रचना
अमर कोश की रचना अमर सिंह ने की है। किसने की है? अमर सिंह ने। ठीक है, ये इसके नाम जो है मैच कर रहा है, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अमर कोश की रचना अमर सिंह ने की है। ठीक है, नीति सार की रचना कामानंद ने की है। किसने की है? नीति सार की रचना किसने की है? कामानंद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समुद्रगुप्त विक्रमांक की उदाहरण की थी। मैंने अभी आपको बताया समुद्रगुप्त ने जो है अश्वमेधकर्ता और विक्रमांक दोनों की उदाहरण की थी। ठीक है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और दूसरी बात बता दूं, समुद्रगुप्त को ही कविराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ओके, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो ये रहा, और इन्हें ही जो है कविराज के नाम से जानता है। किन्हें? समुद्रगुप्त को। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अपने वंश में बहुत ज़्यादा फेमस है समुद्रगुप्त। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड हुआ। ठीक है, अच्छा, समुद्रगुप्त के पिता क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम। और समुद्रगुप्त के जो बेटे का क्या नाम हुआ? तो चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी है वो चंद्रगुप्त सेकंड हुआ, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। गद्दी पर कब बैठा? तो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में ही चीनी यात्री फैयान आया था। ये फैयान बौद्ध धर्म से जो है संबंधित है। मैंने आपको बताया है, देखो ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय में फैयान आया, और हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आएगा? तो ह्वेनसांग। उसकी पुस्तक का नाम क्या है? सीयू की। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जो है हर्षवर्धन के बारे में, यानी कि पुष्य भूति जो है वंश के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको गुप्त काल के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फैयान किसके वंश में, किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड ने ही चांदी के सिक्के चलाए थे। इस वंश में सबसे पहले चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त सेकंड ने ही चलाए थे। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त फर्स्ट हुआ। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त फर्स्ट। अब वही कुमारगुप्त फर्स्ट है जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। ठीक है, और जो है ये अपने कुतुबुद्दीन ऐबक और उन्होंने सेनापति के साथ मिलकर जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया और उनमें आग लगा दी। और ऐसा बोला जाता है कि उन नालंदा विश्वविद्यालय में हमारे जो है कुरान जो है और बहुत सारी मतलब कि धर्म ग्रंथ रखी हुई थी, और उनको जलने में लगभग 1 महीना लगा। ठीक है, इतनी सारी धर्म ग्रंथ हमारे रखी हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय में कि उन्हें जलने में लगभग कम से कम 1 महीना लगा। ऐसा माना था कि 1 महीने तक उस नालंदा विश्वविद्यालय की आग ठंडी नहीं हुई थी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुमारगुप्त को गोविंद गुप्त के नाम से भी जाना था। ध्यान रखना, या तो कुमारगुप्त दे देगा ऑप्शन में, या फिर गोविंद गुप्त दे देगा। ठीक है, कुमारगुप्त को गोविंद गुप्त के नाम से भी जाना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। मैंने अभी आपको बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। ठीक है, कुमारगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ, यानी कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त ने क्या काम करवाया? स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शना झील का पुनरुद्धार, यानी कि उसकी जो है मरम्मत करवाकर उनकी साफ सफाई का काम करवाया। किसने? तो स्कंदगुप्त ने। इससे पहले मैंने आपको बताया था जो शक वंश में, ठीक है, शक वंश में राजा था रुद्रदामन। ठीक है, जो संस्कृत का महान कवि था रुद्रदामन। ठीक है, और रुद्रदामन ने ही जो सुदर्शना झील का निर्माण है चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक है, और रुद्रदामन ने सबसे पहले उसका जो है उसकी साफ सफाई की और उसका जो है उसका मरम्मत किया था। ठीक है, किसने? रुद्रदामन ने। फिर आगे चल के जब गुप्त वंश आया, गुप्त वंश में जो स्कंदगुप्त है, ठीक है, स्कंदगुप्त ने ही सुदर्शना झील का जो पुनरुद्धार करवाया था, यानी उसकी साफ सफाई करवाकर जो है उसको थोड़ी मरम्मत करवाई थी। ठीक है, मरम्मत करा साफ सफाई करवाई थी जो स्कंदगुप्त ने। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसीलिए इनको जाना जाता स्कंदगुप्त को, और किस लिए नहीं जाना जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही जो है देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हूणों का आक्रमण शुरू हो गया था। मैं आपको बताऊंगा अब नेक्स्ट वाले जो मैं आपको पुष्य भूति वंश पढ़ाऊंगा, ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में, सबसे ज़्यादा आक्रमण हूणों का उसी वंश में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और जो है इस जो स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया था। हूण कौन थे? विदेशी थे। ठीक है, मतलब कि एक तरफ से आप कह सकते हो कि वो एक जनजाति के रूप में थे, जो कि अपनी जो अपने खाना पीना जुटाने के लिए, या फिर बोल सकते हो अपना पेट पालने के लिए वो दूसरे के ऊपर आक्रमण करके उनका जितने भी सामान को लूट के ले जाते थे, अपना पेट भरते थे। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश अंतिम गुप्त शासक कौन था?
तो गुप्त विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त। और अब फिर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ तक तो देखो गुप्त वंश का चैप्टर जो क्लोज हो चुका है, ठीक है। मैं आपको अब वो चीज़ करवाने जा रहा हूँ जो कि गुप्त काल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखिएगा आप। गुप्त काल में सिंचाई के लिए रहट, घंटी यंत्र का प्रयोग किया था। जो सिंचाई जो की जाती थी गुप्त काल में, वो रहट के माध्यम से या फिर घंटी यंत्र के माध्यम से सिंचाई की जाती है, ठीक है। ध्यान रखना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक व्यापारिक केंद्र था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कि गुप्त काल में जो उज्जैन सर्वाधिक व्यापारिक केंद्र था, कौन सा व्यापारिक केंद्र था? उज्जैन। मैंने आपको बताया था कि जो है उज्जैन किसकी राजधानी थी? अवंती। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। आज का वर्तमान समय में आप इसे क्या बोलोगे? एमपी। एमपी के अंदर में आता है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में एरन अभिलेख से मिलता है। वेरी वेरी मस्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने इसलिए इसको कवर करवा दिया, ठीक है। कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किस में मिलता है? तो एरन अभिलेख में मिलता है। कौन सा अभिलेख में मिलता है? एरन अभिलेख में। कब? 510 ईस्वी में, ठीक है। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का न्यूटन जो है ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। मैंने आपको कल पढ़ाया था कि भारत का आइंस्टीन नागार्जुन कहा जाता है। और नागार्जुन के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है क्या है? माध्यमिक सूत्र। ये मैंने आपको कल की वीडियो में कवर कराया था कुषाण वंश वाले में, ठीक है। और अब मैं जो है गुप्त वाले वंश में भारत का न्यूटन बता रहा हूँ। भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मगुप्त को, ठीक है। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है और भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। जो जितने गुप्त वंश आई, ठीक है, वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे या भगवान विष्णु के आराध्य थे। अब दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हो, ठीक है। और उन्होंने जो है विष्णु के जो वरुण है, वो जो वाहन है, ठीक है, गरुड़, उन्होंने जो है उनका राज्य चिन्ह था ये, ठीक है। गरुड़ जो है विष्णु का जो गुप्तों का राज्य चिन्ह था। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में संस्कृत भाषा के कवि कालिदास हुआ करते थे। आपने कालिदास की हिंदी में बहुत सारी कविताएं, स्टोरी, कहानी बहुत सारी आपने पढ़ी होगी। तो ये वही कालिदास हैं जो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में हुए थे। ध्यान रखना, किसके शासनकाल में हुए थे? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। और चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में ही जो चीनी यात्री फहियान आए थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य को धन्वंतरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धन्वंतरी, ठीक है। संस्कृत गुप्तों की शासकीय भाषा थी, ठीक है। जैसे कि आज की हमारी जो है राजकीय भाषा कौन सी है? तो हिंदी। लिपि कौन सी? देवनागरी। वैसे जो गुप्तों की जो शासकीय भाषा थी कौन सी थी? तो संस्कृत थी, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार तथा चांदी के सिक्के को रुपये के नाम जाना था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, इसलिए मैंने इसको नोट कर दिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है। तो सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रुपये कहा जाता था, ठीक है। और मैंने आपको ये बता दिया, मंदिर बनाने की कला जो है गुप्त काल से शुरू हुई थी। एक्चुअली में उस वक्त के ब्राह्मणों ने ही ये मंदिर बनाने की कला, जो मंदिर बनाने की प्राथमिकता दी। इससे पहले जो वंश आए, जितने भी वंश आए, उसमें मंदिर बनाने की कोई भी कला का विकास नहीं हुआ था, ठीक है। गुप्त काल में ही आकर मंदिर बनाने की कला का विकास हुआ। और गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता है, ठीक है। तो गुप्त काल को, ठीक है, ध्यान रखना। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त जो है सावन चलाया था, ठीक है। गुप्त सावंत एक कैलेंडर है, ध्यान रखना, गुप्त सावंत कैलेंडर है, ठीक है। गुप्त सावंत कैलेंडर चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। अब मेहरौली लोह स्तंभ दिल्ली के अंडर में आता है, मेहरौली, ठीक है। मेहरौली लोह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि अभी भी उस मेहरौली जो लोह स्तंभ है वहाँ पर जो गड़ा हुआ है दिल्ली में, उसकी जो चमक है अभी तक वो क्या बोलते हैं, कम नहीं हुई है, ठीक है। जैसे उसकी चमक चंद्रगुप्त सेकंड के समय में थी, वैसे ही चमक अभी भी उसकी चमक अभी भी है, ठीक है। और ख़ास बात यह है कि वो लोहे का होते हुए भी, वह जो है लोह स्तंभ लोहे का होते हुए भी उसके ऊपर अभी तक जंग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। खास बात यह है, वैज्ञानिकों का आकर्षण करती है ये बात, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, ये वाला, कि मेहरौली लोह स्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल में बनाया गया, किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह है चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में सावंती व्यवस्था का विकास हुआ, ठीक है। कौन सी व्यवस्था का? सावंती व्यवस्था का। और गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था में जटिलता वृद्धि हुई। एक्चुअली में क्या हुआ, गुप्त काल में ब्राह्मणों का सबसे अधिक चलने लग गया, यानी कि
पंडितों को सबसे अधिक चलने लग गया। ठीक है, अब पंडितों ने ही अपनी तरफ से, अपनी मनमर्जी की तरफ से इन्होंने वर्ण व्यवस्था को एक जटिल रूप दे दिया। ठीक है, और इनको इनके समय में ही जो है स्त्रियां जो है अपने पति के साथ यज्ञ नहीं कर सकती थी। यानी कि जो है जो शूद्र थे, नीच जाति के, नीच जाति कहते हैं शूद्र। ठीक है, शूद्र और स्त्रियों को जो है मंदिर में प्रवेश वर्जित कर दिया। ठीक है इनका। और दूसरी बात कि ये जो शूद्र थे उन्हें कुएं से पानी तक नहीं पीने देने थे। और दूसरी बात ये जो स्त्रियां हैं अपने पति के साथ जो है यज्ञ करने नहीं बैठ सकती थी। ठीक है, ये गुप्त काल में प्रारंभ स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, अछूतों की स्थिति काफ़ी निम्न थी। मैंने बताया अभी जो शूद्र थे उनको काफ़ी निम्न स्थिति, काफ़ी छोटी स्थिति हो गई थी। उन्हें जो पानी नहीं पीने नहीं दे दिया था कुएं से, और ना ही उन्हें मंदिर प्रवेश करने दिया था, अपने साथ ना बैठने दिया था। तो गुप्त काल में इनकी स्थिति जो है काफ़ी निम्न हो गई थी, और साथ ही साथ स्त्रियों की स्थिति भी काफ़ी निम्न हो गई थी। ठीक है, गुप्त काल का बंदरगाह ताम्रलिपित था। वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, गुप्त काल का बंदरगाह कौन सा था? ताम्रलिपित। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, सो जो है गुप्त काल अब खत्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।